हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सारा पी के घर पर गुंडों ने आग लगा दी है। आइक अंदर ही फंस गया है और उसी टाइम पर धक्का खा के गिरने की वजह से सारा पी की बैक बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। आइक अब बहुत डर गया था, वो रोए जा रहा था। उसकी बैक इंजरी बहुत क्रिटिकल लग रही थी, फिर भी किसी तरह से वो बेचारी बहुत मुश्किल से आइक तक पहुंचती है। उसे उठा तो लेती है। यहाँ पर फायर होने की वजह से उसे बाहर का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस चिल्लाती रहती है, थैवन को बुलाती रहती है। इन दी एंड थैवन वहाँ पहुँच ही जाता है और बहुत मुश्किलों से वो आइक को भी उठाता है और साथ सारा पी को भी लेकर घर से बाहर निकल आता है। लेकिन सारा पी घर से बाहर तो निकल आती है, लेकिन आगे वो मूव नहीं कर सक रही थी और वो उनको कहती है कि आप लोग चले जाओ मुझे यहाँ छोड़कर। लेकिन थैवन कहता है कि मैं आइक और तुम, हम तीनों इकट्ठे यहाँ से जिंदा निकलेंगे, किसी को भी छोड़कर कोई नहीं जाएगा। और इतने में इर्द गिर्द के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं जिन्होंने आग लगी देखी थी। हेल्प पहुँच चुकी थी, लेकिन सारा पी एंड टाइम पर बेहोश हो जाती है। और इतने में रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर पहुँच गई थी। वो लोग सारा पी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब सारा पी को इमरजेंसी में अंदर ले गए थे और बाहर अंकल डैच थैवन को उसके बचपन की बात बताते हैं कि जब इसके घर को आग लगी थी तब से लेकर अब तक सारा पी को फायर से डर लगता है। ये आग देखती है तो इसे फोबिया हो जाता है। और इसकी बैक पेन ये इसे स्टंट करते हुए भी 2-3 साल पहले हुई थी, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि हॉस्पिटल एक्सपेंसेस अफोर्ड कर पाती। इसने सीरियस नहीं लिया और वही आज दोबारा से उठ गई है। थैवन बहुत शर्मिंदा था। वो कहता है कि सारा पी को आग से फोबिया था, लेकिन फिर भी देखो वो आइक को बचाने के लिए वहीं खड़ी रही। वो अपनी जान बचा के बाहर निकल सकती थी। सारा पी ने अपनी कुर्बानी दी थी सिर्फ और सिर्फ आइक के लिए। यहाँ पर डॉक्टर आता है और उनको बताता है कि सीटी स्कैन में उन्होंने देखा है कि सारा पी के स्पाइन में बहुत सारे क्रैक्स हैं। क्रिटिकल सिचुएशन थी उसकी। अब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में थैवन सारा पी का ख्याल रखने के लिए बैठा होता है। सारा पी अभी तक उसी आग से डरी हुई थी और बुरे बुरे सपने देखे जा रही थी। उसे फीवर भी हो गया था। थैवन उसका पूरा ख्याल रखता है, उसकी बॉडी को वाइप करता है। उससे पहले भी सारा पी की कदर थी, लेकिन आज वो उसकी नजरों में बहुत ऊपर चली गई थी। उधर ग्रैंड माँ बहुत परेशान होती हैं। उनका घर तो जल गया था, लेकिन फिर भी उन्हें ये खुशी थी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर सारा पी आइक को कुछ हो जाता तो इस घर का क्या फायदा होता अगर घर बच भी जाता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि थैवन ने उनके घर को रीबिल्ड करने के लिए वहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी भेज दिए हैं। और घर तो सारा जल गया था, कुछ सामान बचा था जिसमें सारा पी की एक बचपन की डायरी भी थी। ये देखकर नानी बहुत खुश होती हैं और वही डायरी लेकर वो हॉस्पिटल उससे मिलने जाती हैं। नानी बहुत परेशान थी, लेकिन सारा पी के सामने वो स्माइलिंग फेस रखती हैं ताकि उसकी भी हिम्मत बंधी रहे। सारा पी की आईज को भी आग की वजह से काफ़ी डैमेज हुआ था। नानी उसे कहती हैं कि तुम हमेशा से स्ट्रांग हो, हर चीज़ को तुम पार कर जाओगी। उसे उसकी डायरी भी दिखाती हैं और झूठ बोल देती हैं कि हमारा घर बिल्कुल ठीक है। उस डायरी में सारा पी के बचपन की यादें थी और साथ ही साथ उसने वो मुरझाया हुआ बुके भी रखा हुआ था जो बचपन में थैवन ने उसे गिफ्ट किया था। यहाँ पर नानी और थैवन दोनों मिलकर उसकी हिम्मत बंधाते हैं कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी और कल परसों तक तुम फिर से दौड़ती फिरोगी। उधर विनॉय और साइंग को भी अब पता चला था कि कल रात जो भी सारा पी के साथ हुआ था वो दोनों भी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। उसी टाइम पर डॉक्टर उन सारों को आकर ब्रीफ करता है कि सारा पी के बैक पेन ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और इसकी जल्दी से जल्दी उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी में भी 50-50% चांसेस हैं। अगर जल्दी सर्जरी ना की गई तो इसे पैरालिसिस भी हो सकता है। अब सारा पी तो ये सुनकर बहुत डर जाती है। वो कहती है कि प्लीज़ ऐसे मत कहें, ये तो मेरी उम्र है कि मैं अपनी नानी का ख्याल रखूं और नानी को मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। क्या मैं चल पाऊंगी कि नहीं, मैं खड़ी हो पाऊंगी कि नहीं। ये सुनकर वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। इतने में विनॉय और साइंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो उसे विश्वास दिलाते हैं कि थैवन ने देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स को यहाँ बुलाया है, तुम फिक्र ना करो, तुम बिल्कुल ठीक होने वाली हो। सारा पी की इलाज के सारे एक्सपेंसेस थैवन ही बेयर कर रहा था और वो डॉक्टर से कहता है कि आप जल्दी से जल्दी इसके ऑपरेशन की तैयारियां करें। जबकि उधर जॉर्ज चॉर्म को जाकर ये सारी न्यूज़ देता है और वो दोनों तो बस खुशियां मना रहे होते हैं कि सारा पी रास्ते से हट गई है। अब थैवन को विनॉय और साइंग साइड पर लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि जब कल आप लोगों की तरफ आग लग गई थी उसी टाइम पर सारी फाइल्स भी क्लाउड से किसी ने डिलीट कर दी थी। वो वीडियो क्लिप्स वाकई डिलीट हो चुके थे, वापस नहीं आए थे, लेकिन वो कहते हैं कि एक चीज़ उनसे रह गई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पड़े रहे थे और वीडियो क्लिप्स हमारे पास कोई भी नहीं बचा। वो डॉक्यूमेंट्स वो थैवन को दिखाते हैं
वो डॉक्यूमेंट थे एक्चुअली चॉर्म ने जो भी कंपनी में करप्शन की थी उसके सबूत थे। एक फेक फाइल थी और एक रियल थी। लेकिन ये सारा कुछ तो उसके जीजा जी अपने क्लाउड में रख गए थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ मैनुअल रिकॉर्ड भी रखा हुआ था। थैवन को याद आता है कि ये रिकॉर्ड हमेशा उनके ऑफिस में पड़ा होता था। अगर वो फाइल्स दोबारा से थैवन को मिल जाएं तो इन सारों को रेफरेंस देकर वो चॉर्म की करप्शन साबित करके उसे सीईओ की पोस्ट से हटा सकता है। उसके बाद वो बाकी डाटा रिकवर करने की किसी न किसी तरह से कोशिश कर ही लेगा। अब उसे दोबारा से एक इम्पोर्टेंट काम करना था। उसे कंपनी में जाकर जीजा जी के ऑफिस की तलाशी लेनी थी और इसके लिए उसका सेक्रेटरी उसकी हेल्प करता है। एक डिसइंफेक्शन टीम के साथ वो थैवन को भी अंदर घुसा देता है और साथ सारापी के 2 फ्रेंड्स को भी। एक सिक्योरिटी हेड भी उनके साथ था जो उसे एग्जीक्यूटिव ऑफिस तक एक्सेस दिलाता है। लेकिन यहाँ पर पहले तो उनको निरिन आती हुई दिखाई दे जाती है। हालांकि वीकेंड था फिर भी निरिन आई हुई थी। थैवन को गौर से देख रही होती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती सारापी के फ्रेंड्स उसके मुंह पर स्प्रे कर देते हैं और वो गुस्से में उनको बुरा भला कहती वहां से चली जाती है। थैवन किसी तरह से अपने जीजा जी के ऑफिस में पहुंच चुका था, लेकिन जिस जगह पर वो फाइल्स रखा करते थे अब वो वहां पर नहीं थी। वो बिल्कुल ऐसे वो फाइल्स रखते थे कि जैसे जनरल हो, लेकिन उसमें क्रिटिकल चीजें होती थी। अब थैवन हर तरफ वही तलाशियां लेने लग जाता है और उसी टाइम पर सेक्रेटरी देखता है कि आज तो चॉर्म और जॉर्ज भी आए हुए हैं। वो फौरन से थैवन को कॉल करके अलर्ट भी कर देता है, लेकिन थैवन उसे तो जल्दी डॉक्यूमेंट भी तलाश करने थे। अब पहले तो उसके फ्रेंड्स डिसइंफेक्शन टीम बनकर उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट किए रखते हैं, लेकिन जॉर्ज उनको धक्का देकर साइड पर करता है और ऑफिस में चला जाता है। अब एग्जीक्यूटिव ऑफिस में थैवन तो एक साइड पर छुप जाता है और मौका पाते ही वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे गलती हुई थी, एक एक्सेस कार्ड वहीं पे रह गया था। मतलब कि यहाँ पर अभी कोई आया था। जॉर्ज अब अपनी गन निकालकर सारे फ्लोर की तलाशी लेने लगता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहता है। जॉर्ज जहाँ थैवन के पीछे उसको तलाश करने जाता था, थैवन दूसरी साइड पर चला जाता था। 1-2 पॉइंट्स तो ऐसे आए थे कि थैवन एंड टाइम पर पकड़ा जाने वाला होता है, लेकिन फिर भी अपनी चालाकियों से वो बच जाता है और इन दी एंड वो सीढ़ियों के रास्ते वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और उसका सेक्रेटरी बाहर गाड़ी लेकर खड़ा होता है। थैवन उसमें बैठता है, फाइल्स भी उसके पास थी और वो निकल जाता है। सारापी सुनती है तो उसे बहुत फिक्र होती है कि थैवन अकेले ही कोई कारनामा करने गया हुआ था, लेकिन उसकी बैक एक वो तो उसे हिलने भी नहीं देती थी। वो कहाँ उसके साथ जाती। जबकि चॉर्म वो अब निरिन की बहुत क्लास लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारी नाक के नीचे से कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस में पहुंच गया है और तुम्हें कोई खबर भी नहीं हुई। और इसके साथ साथ चॉर्म को ये भी पता चल जाता है कि यहाँ से पिछले 5 साल का डाटा भी गायब है। मतलब चॉर्म की करप्शन कोई भी पकड़ सकता है, ये थैवन के अलावा और कौन हो सकता था। और इसके साथ साथ वो सीसीटीवी फुटेज में भी देख लेते हैं कि उनका हेड सिक्योरिटी भी थैवन के साथ मिला हुआ है और इस बात पर अगर किसी की शामत आती है तो वो निरिन होती है। चॉर्म उसकी बहुत इंसल्ट करती है, उसे मारती है, उसे जानवरों जैसा सलूक करती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, पहले भी तुम्हारी वजह से हम फंसने वाले थे और अब भी तुम्हारी वजह से फंसेंगे। निरिन को बहुत दुख होता है, वो इतनी मार खा रही थी और जॉर्ज खामोशी से खड़ा हुआ था। चॉर्म के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने निरिन को बचाने की भी कोशिश नहीं की। निरिन को बहुत गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।